नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक आज गुजरात के गांधीनगर में जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया। देश में गरीबी का प्रतिशत कम होकर 14.69% हुआ। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर पोनमुडी और उनके सांसद बेटे गौतम सिगामणि के परिसरों पर छापे मारे। और मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। नए भवन का निर्माण 710 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। यह हवाई अड्डा अंडमान और निकोबार से संपर्क बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का निर्माण 40,800 वर्ग मीटर क्षेत्र में हुआ है। प्रतिवर्ष 50,000 यात्रियों का आवागमन यहां से हो सकेगा। इसके निर्माण से हवाई अड्डे पर एक बार में 10 विमानों की पार्किंग हो सकेगी। इस हवाई अड्डे की आकृति समुद्र और द्वीप को प्रदर्शित करने वाले ढांचे पर आधारित है। हवाई अड्डा टर्मिनल के नए भवन में ऐसी कई सुविधाएं हैं जिनसे बिजली की खपत कम होगी। G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक आज गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुई। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने सतत भविष्य सुनिश्चित करने के लिए खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा अन्य वैश्विक चुनौतियों से निपटने में आर्थिक सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि विषम और धीमी बनी हुई है, इसलिए स्थायी, संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयास होने होंगे। G20 की वार्ताओं के नतीजों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आगे की रणनीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं का खाका तैयार कर लिया गया है। In this context, the G20 Framework Working Group explored the issue of tackling macroeconomic challenges related to food and energy insecurity and those related to climate change and transition pathways. The policy lessons that have emerged from these issues clearly underpin the need for enhanced international economic cooperation. I also seek your support in encouraging the FWG to continue deepening the conversation on these issues. हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस सत्र की चर्चा G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 का संयुक्त वित्तीय स्वास्थ्य एजेंडा को अंतिम रूप देने पर केंद्रित रहेगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य पर आयोजित पहले सत्र के दौरान प्रतिनिधियों ने वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, आर्थिक जोखिम और जरूरी वैश्विक नीति से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया। चर्चा के बाद भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत G20 वित्त स्वास्थ्य संयुक्त एजेंडा को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों सहित लगभग 500 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, गांधीनगर। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह आज लखनऊ में अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 3,300 करोड़ रुपए की लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग की 2 परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा। श्री राजनाथ सिंह नवनिर्मित आलमनगर रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। इससे आलमनगर और राजाजीपुरम समेत शहर के पश्चिमी क्षेत्र के लोगों को नई दिल्ली के लिए ट्रेनें लेने में मदद मिलेगी और उन्हें शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन चारबाग नहीं जाना पड़ेगा। श्री सिंह जानकीपुरम एक्सटेंशन में ट्रॉमा सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी से देश में न केवल आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जोखिम पैदा हो गया है। श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सरकार को तत्काल नई नीति तैयार करनी होगी। मादक पदार्थों की तस्करी और उपयोग न केवल आने वाली नस्लों को बर्बाद करता है, परंतु वो राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। जिस तरह से हमारे पड़ोसियों का एक प्रकार का निरंतर व्यवहार डिस्टर्बेंस खड़े करने का है, वो मादक पदार्थों की तस्करी को सीधा टेरर लिंक से जोड़ता है। इसलिए भारत जैसे देश में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम कसना और उसके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार करना, मैं समझता हूं कि समग्र विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को मादक पदार्थों से मुक्त करने के लिए मादक पदार्थों को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है। गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारें और अन्य एजेंसियां नशा मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में 2015-16 और 2019-21 के बीच गरीबी में जीने वाले लोगों की संख्या 24.85 से घटकर 14.96% पर आ गई है। नीति आयोग की ओर से आज जारी किए गए राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में ये जानकारी दी गई है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि 5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि भारत 2030 की निर्धारित सीमा से पहले सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की राह पर है। उन्होंने ये भी कहा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में तीव्र गिरावट आई है। 3 करोड़ 43 लाख के आंकड़े के साथ उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक कमी आई है और बिहार तथा मध्य प्रदेश का स्थान उसके बाद है। रिपोर्ट में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 707 प्रशासनिक जिलों में बहुआयामी गरीबी का आकलन प्रस्तुत किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर पोनमुडी और उनके बेटे लोकसभा सांसद गौतम सिगामणि के घर और दफ्तरों पर छापे मारे हैं। चेन्नई और विल्लुपुरम में 7 से अधिक स्थानों पर ये छापे मारे गए। 7 वर्ष पूर्व अवैध विदेशी लेनदेन के मामले में की गई एक शिकायत के आधार पर ये छापे मारे गए हैं। डॉक्टर पोनमुडी के विरुद्ध धन शोधन का मामला वर्ष 2007 और 2011 के बीच राज्य में उनके खनन मंत्री रहने के दौरान कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि परोपकार भारतीय परंपरा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य हैं। आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक के परंपरागत सत्र की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस ने प्राकृतिक आपदाओं और स्वास्थ्य की आपातकालीन परिस्थितियों में राहत कार्यों के जरिए अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। राष्ट्रपति कल नई दिल्ली में भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान करेंगी। डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। बेंगलुरु में आज और कल विपक्ष के नेताओं की बैठक होने जा रही है। इसमें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मिलकर रणनीति बनाने पर चर्चा की जाएगी। बेंगलुरु में आज मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि 26 राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता बैठक में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दल ने आज तिरुवनंतपुरम में मुथालापोरी का दौरा किया। वहां पिछले सप्ताह मछुआरों की कई नौकाओं के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई थी, जिसमें 4 मछुआरों की मृत्यु हो गई थी। केंद्रीय दल ने इस क्षेत्र में मछुआरों के प्रतिनिधियों से बातचीत की।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा है कि खाद्य, स्वास्थ्य और ऊर्जा सुरक्षा बिम्स्टेक यानी बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल के सदस्य देशों के लिए विचारणीय समान विषय है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर भविष्य के लिए खुलकर रचनात्मक बातचीत हुई। कल श्री जयशंकर ने बैंकॉक में लाओस के विदेश मंत्री सलेउमैक्से कोमासित के साथ मेकांग गंगा सहयोग की 12वीं बैठक की अध्यक्षता की। कश्मीर घाटी में उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में आज सेना और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 2 विस्फोटक बरामद किए गए। हंदवाड़ा के वोधपुरा के जंगलों में ये विस्फोटक बरामद हुए। सुरक्षा बलों की ओर से की गई त्वरित कार्रवाई के कारण इस क्षेत्र में बड़ी दुर्घटना टल गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में अगले 5 दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी ओडिशा और उससे लगे पश्चिम बंगाल और झारखंड में गंगा की तलहटी वाले क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण देश के मध्यवर्ती और पूर्वी क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा है कि कम दबाव के कारण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आज और कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं मध्यम और कहीं तेज वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं में प्रदेश की चल और अचल संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। मूसलाधार वर्षा से हुए नुकसान और राहत तथा बचाव कार्यों का आकलन करने के लिए केंद्रीय अंतर मंत्रालयी दल आज से प्रदेश के दौरे पर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 8 जिलों में सामान्य से कहीं अधिक वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश में भारी वर्षा, भूस्खलन और बाढ़ की घटनाओं में अभी तक 117 लोगों की जान गई है, 121 लोग घायल हुए हैं, जबकि 12 लोग लापता हैं। इस प्राकृतिक आपदा के दौरान लगभग 4000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान भी आंका गया है। बीती रात शिमला जिले के रोहडू इलाके में बादल फटने से निजी व सरकारी संपत्ति को भारी क्षति पहुंची है। प्रदेश के अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं और प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने राज्य के अनेक भागों में आज व कल भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। उधर मुंबई में आज सवेरे मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए मध्यम से भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण मुंबई के अनेक क्षेत्रों में यातायात बाधित रहा और उपनगरीय ट्रेनें भी प्रभावित हुईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मानसून के दौरान सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए एहतियाती उपाय विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में कृष्णा एस वत्स, सदस्य एनडीएमए, और डॉक्टर पीयूष रंजन, प्रोफेसर मेडिसिन, एम्स, भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता फोन कर विशेषज्ञों से मानसून के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। केरल में आज हजारों श्रद्धालु कार्किडका वायु बाली बाली समारोह में भाग लेने के लिए केरल के स्नान घाटों और मंदिरों में उमड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की सदियों पुरानी नमदा शिल्पकला के पुनरुद्धार के संबंध में एक लेख अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। श्री मोदी ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि कश्मीर की सदियों पुरानी नमदा कला पुनर्जीवित हो रही है और अब वर्षों के बाद वैश्विक स्तर पर पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय एथलेटिक्स ने 27 पदक जीते हैं, जो कि विदेशी धरती पर आयोजित चैंपियनशिप में भारत के पदकों की अब तक की सर्वाधिक संख्या है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक आज गुजरात के गांधीनगर में जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया। देश में गरीबी का प्रतिशत कम होकर 14.96% हुआ।
और प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर पोनमुडी और उनके सांसद बेटे गौतम सिगामणि के परिसरों पर छापेमारी की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।